नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपके इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता की समस्या की। किस तरीके से ये समस्या पैदा होती है और इसको किस प्रकार आप दूर कर सकते हैं कुछ खास उपायों के साथ, वो उपाय पंडित जी हमको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। जिन लोगों का मन ज्यादा चंचल रहता हो या जिनके मन में ज्यादा चंचलता रहती हो, मन कंसंट्रेट नहीं होता हो, उन्हें बैंगनी और गुलाबी रंग का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। पर्पल कलर यानी बैंगनी रंग और गुलाबी रंग मन में चंचलता पैदा करते हैं, मन को आनंदित तो करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मन में चंचलता भी पैदा करते हैं। तो अगर आपको कंसंट्रेशन की समस्या है, आपका मन भटकता है, एकाग्र नहीं होता है, तो पर्पल कलर का और गुलाबी रंग का इस्तेमाल आपको कम करना चाहिए। तो एकाग्रता पर आज हम अपने कार्यक्रम में बात करने ही वाले हैं, विस्तार से बात करेंगे। लेकिन जो गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दिया है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, तो इसको जरूर आजमाइएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 6 सितंबर का पंचांगम जान लेते हैं। दिनांक 6 सितंबर 2022, दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शाम के 6:09 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11:38 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो ये तो था पंचांग, और इसके जरिए आप भी अगर दिन की शुरुआत अपनी शुभ करना चाहते हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है आपने जान लिया है। पंचांग जो पंडित जी ने अभी आपको बताया। आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं एकाग्रता पर। जी हाँ, एकाग्रता की समस्या किस तरीके से यहाँ पर पैदा होती है हमारे जीवन में, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसके उपाय भी हम आपको आज बताने वाले हैं। तो पहला सवाल पंडित जी यही है कि एकाग्रता के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन। देखिए, जिंदगी में कोई भी काम करें, केवल पढ़ाई ही नहीं, आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में, आपके खाना बनाने में भी एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। बिना कंसंट्रेशन के काम बहुत अच्छा नहीं हो सकता। एकाग्रता के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? देखिए, एकाग्रता जो है ये मन का मामला है, मन से जुड़ा हुआ मामला है। एकाग्र कौन होता है? आपका मन होता है। किसी कार्य में जब आप जुड़ते हैं तो आपका मन कंसंट्रेट होता है, उसके बाद शरीर एकाग्र होता है। अब चूंकि मामला मन का है तो सबसे ज्यादा भूमिका होती है चंद्रमा की, क्योंकि जहां बात मन की होगी वहां बात होगी चंद्रमा की। इसके अलावा कुंडली के जो तत्व हैं, जो एलिमेंट हैं, ये एकाग्रता में बड़ी भूमिका निभाते हैं। पृथ्वी तत्व के लोग हैं आप, जल तत्व के हैं, वायु तत्व के हैं, आकाश तत्व के हैं। ये बताता है कि आपका कंसंट्रेशन का लेवल क्या होगा। कभी कभी कुंडली के भाव भी एकाग्रता को प्रभावित करते हैं। ज्योतिष में जो रात्रि का इलाका है, तीसरा, चौथा और 5वां भाव, ये आपके स्किल का इलाका है, ये आपकी सोच का इलाका है और ये आपके हृदय का इलाका है। तो 3rd, 4th और 5th हाउस, जो ये तीनों भाव हैं, ये बता देते हैं कि आपका मन कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, या ये बताते हैं कि मन भटक कहां रहा है, चंचलता कहां से पैदा हो रही है, या ये भी बताते हैं कि आपकी सोच कैसी है। ऐसा तो नहीं कि आपका मन लगता ही नहीं है और घर वाले लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुंडली के जो भाव हैं 3rd, 4th और 5th हाउस, ये भी आपकी एकाग्रता को गहराई से प्रभावित करते हैं।
तो किस प्रकार कौन से ग्रह यहाँ पर आपकी एकाग्रता को प्रभावित करते हैं, और सिर्फ ग्रह ही नहीं बल्कि भाव, जिसका जिक्र पंडित जी ने यहाँ पर किया था कि 3rd, 4th और 5th हाउस जो होते हैं वो भी प्रभाव डालते हैं आपके कंसंट्रेशन पर। इस पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों पर आ जाते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, कोई महत्वपूर्ण काम अगर आप करने का प्रयास करें इस समय तो वो महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। नौकरी में आपके लिए लाभ के योग बने हुए हैं और धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक दिखाई दे रही है। अगर आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में तमाम तरह की दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। महत्वपूर्ण काम अभी 2-4 दिन के लिए रुक सकता है। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, शांति बनाए रखिएगा। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। धन की प्राप्ति आपको इस समय सरलता से, आसानी से होगी। दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रह सकती है, ऐसा जरूर दिख रहा है। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि का ये भाग्यफल पंडित जी ने बताया। आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है ये आपने जान लिया है। आगे की राशियों के बारे में हम आगे पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आ जाते हैं अब ईमेल्स पर। देखते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने भेजा है। पंडित जी, आज का जो पहला प्रश्न है वो स्नेहा शर्मा ने हमें लिखा है। हापुड़ से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 26 अगस्त 2004। जन्म का समय है 8:50 रात को और जन्म का स्थान है हापुड़, उत्तर प्रदेश। ये लिख रही हैं कि मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। कभी कभी मन करता है कि सब छोड़ करके मैं चली जाऊं, पढ़ाई लिखाई सब त्याग दूं। और सर दर्द बहुत रहता है, बेवजह की चिंता होती है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। क्या उपाय करना चाहिए? स्नेहा, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु राशि। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा बुध की चल रही है। एक तो देखो, चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव है जो मन में स्लाइट डिप्रेशन पैदा कर रहा है, मन में हल्का अवसाद दिखा रहा है। और जो बुद्धि का अधिपति है बुध, वो आपकी कुंडली में अस्त हो गया है। इसीलिए जो समस्या आप बता रही हैं ना, वो सारी की सारी समस्या साइकोलॉजिकल है और दशा ठीक न चलने की वजह से आपको मानसिक दिक्कतें ज्यादा हो रही हैं। लेकिन ये समस्या ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। अगले साल के सितंबर तक थोड़ी सावधानी रखनी होगी। सितंबर के बाद आपकी दशाओं में परिवर्तन होगा। उसके बाद आपका मन, आपकी पढ़ाई, आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। मैं ये सलाह दूंगा आपको कि आप शिक्षा के क्षेत्र में या कानून के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का प्रयास करें। उसमें आपको सफलता भविष्य में अवश्य मिलेगी। किसी अच्छे मनोचिकित्सक से मिलें, थोड़ी काउंसलिंग ले लें, थोड़ी काउंसलिंग करवा लें अपनी, उससे आपको फायदा होगा। और सरदर्द की जो समस्या बता रही हैं वो केवल साइकोलॉजिकल है, आपके शरीर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या उपाय करना चाहिए? एक तो आप एक पीला पुखराज बनवा के पहन लीजिए। लगभग
5-6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पंडित जी यहाँ पर आपके भेजे गए सवालों के जवाब भी देते हैं, तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो अगर कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। बात हम एकाग्रता की कर रहे हैं, तो कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, कौन से भाव यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं, ये तो हमने जान लिया है, लेकिन एकाग्रता की जो समस्या है पंडित जी वो सबसे ज्यादा कब पैदा होती है? देखिए, पहले भी आपको बताया कि कुंडली में चंद्रमा और कुंडली का जो एलिमेंट है, जो तत्व है, ये बता देता है कि आपका मन कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर कुंडली जल तत्व प्रधान है या वायु तत्व प्रधान है तो एकाग्रता में दिक्कत होगी। क्यों? जल का मतलब होता है इमोशंस, आपकी भावनाएं, और कुंडली में जल की मात्रा ज्यादा होगी तो आप ज्यादा इमोशनल होंगे, मन आपका परेशान रहेगा। और वायु का मतलब ही है कि जो एक जगह पे स्थिर ना होता हो। तो वायु तत्व वाले इंटेलिजेंट तो बहुत होते हैं, लेकिन वायु तत्व वालों को कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम भी बहुत रहती है। अगर कुंडली में चंद्रमा राहु से या केतु से पीड़ित होता है तो हो सकता है कि बाकी सब चीजें अच्छी हों, लेकिन मन को एकाग्र कर पाना, मन को कंसंट्रेट कर पाना कठिन होता है। जब चंद्रमा कुंडली में अकेला बैठा हो, आइसोलेटेड हो, उसे हम कहते हैं केमद्रुम योग। अगर कुंडली में केमद्रुम योग है, चंद्रमा कुंडली में अकेला है, तो ऐसी स्थिति में भी एकाग्रता की समस्या हो जाती है। जब कुंडली के केंद्र स्थान खाली हों, कुंडली के जो चारों केंद्र हैं 1, 4, 7 और 10, ये आपके मन और शरीर का सबसे मजबूत पॉइंट है। और जब ये खाली होते हैं तो आपका शरीर भी कमजोर होता है और आपके मन की स्थितियां भी काफी वीक होती हैं, और कमजोर मन से एकाग्रता की समस्या पैदा होती है। जब किसी के जन्म का मूलांक 2, 4, 7 या 8 हो, आपके जन्म की तारीख का संबंध 2 नंबर से हो, 4 नंबर से हो, 7 नंबर से हो या 8 नंबर से हो, तो मन को कंसंट्रेट कर पाना, मन को एकाग्र कर पाना कठिन होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप प्रयास नहीं करते होंगे, प्रयास करते होंगे, लेकिन ग्रहों की स्थितियां ऐसी होती हैं या एलिमेंट्स कुंडली के ऐसे होते हैं जो मन को चंचल बना देते हैं। मन तमाम प्रयास करने पर भी एकाग्र नहीं हो पाता है। तो कब यहाँ पर एकाग्रता की समस्या सबसे ज़्यादा पैदा होती है, कौन सी ऐसी स्थितियाँ होती हैं, ये हमने पंडित जी से समझा, लेकिन इस समस्या को आप दूर भी कर सकते हैं। कुछ उपाय हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे। आते हैं अब राशियों पर और देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी कोशिश बढ़ा दीजिएगा। करियर में आपको सफलता की प्राप्ति होती दिख रही है और इस समय आपकी काफी ज्यादा व्यस्तता भी बनी रहेगी, ऐसा लग रहा है। हनुमान जी की अगर आप उपासना करें, हनुमान जी की पूजा करें, तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी मेहनत जितनी करेंगे सफलता उतनी ही ज्यादा मिलेगी। सिंह राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। किसी पुरानी समस्या का हल आपके निकल जाएगा। अगर किसी परीक्षा के रिजल्ट आने वाले हैं तो वो परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। इस समय खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कन्या राशि, स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखिएगा। परिवार में बेवजह के विवादों से आपको बचना है। लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखना होगा। किसी निर्धन को अगर आप थोड़े से गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, तो बात हो गई कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों की। इन लोगों का दिन कैसा जाने वाला है और भाग्य इनका कितना साथ निभाएगा, ये हमने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हुए सवाल ले लेते हैं, देखते हैं अगला ईमेल हम किसका लेने वाले हैं और क्या वो दर्शक हमसे पूछना चाह रहे हैं। पंडित जी, अगला जो प्रश्न है वो अमित कुमार जी ने हमें बिहार से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 29 जनवरी 1983। जन्म का समय है दोपहर में 2:17। जन्म का स्थान है मुजफ्फरपुर, बिहार। ये लिख रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा। अभी मैं घर से दूर रहता हूं, भविष्य मेरा कैसा रहेगा। अमित जी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न और कर्क राशि की। ये कुंडली टेक्निकल फील्ड में, मार्केटिंग में, मैनेजमेंट में कोई नौकरी की संभावना दिखाती है और नौकरी की स्थिति आपकी ठीक होगी, ऐसी सूचना फिलहाल कुंडली में मिल रही है। एक बात यह है कि अपने जन्म स्थान से, अपने घर से अगर आप दूर रहेंगे तो आप करियर में ज्यादा सफलता पा सकेंगे या करियर में सफलता पाने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। घर से संबंध बना रहेगा, सेवा सहायता करते रहेंगे, लेकिन घर पर जाकर के आपको ज्यादा सफलता नहीं मिल पाएगी। आपकी कुंडली के हिसाब से घर से दूर रहना ही आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आपके करियर का बहुत अच्छा समय और आपके जीवन का बहुत अच्छा समय फरवरी 2023 के बाद आता हुआ दिखाई दे रहा है। फरवरी 2023 के बाद ये संभावना बनती है कि आप अपने करियर में, अपने स्थान में बदलाव करेंगे और वहां से आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। 2 उपाय करिए अपने करियर के लिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके आप जरूर पहन लें। दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो इससे आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। चलिए, दर्शक हमें जो देख रहे हैं उन्हें पता है कि किस तरीके से अपने सवाल हम तक आपको पहुंचाने हैं, लेकिन आप नए दर्शक हैं, नहीं जानते कि अपने सवाल हम तक कैसे भेजने हैं, तो आपको बता दें कि इस ईमेल आईडी पर जो कि आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, इसी पर आपको अपने सवाल भेजने हैं और आपके सवालों का जवाब यहाँ पर पंडित जी देंगे। आगे बढ़ते हुए आप एकाग्रता पर एक बार फिर से आ जाते हैं। कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और कब ऐसी स्थिति बनती है जब आपको कॉन्सेंट्रेशन करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर कौन से नंबर, अंक वाले लोग होते हैं जिनको एकाग्रता की समस्या पैदा होती है। ये तो हमने पंडित जी से जाना है, लेकिन पंडित जी, अगर एकाग्रता अच्छी यहां पर होती है तो कौन सी स्थिति में होती है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कुंडली के एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुंडली के तत्व बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं ये बताने में कि आपकी एकाग्रता अच्छी होगी या नहीं होगी। अगर आपकी कुंडली अग्नि तत्व प्रधान है, फायर एलिमेंट ज्यादा है, तो आप मेहनती बहुत होंगे, और अगर मेहनती होंगे तो मेहनत कर करके अपने आप को एकाग्र कर लेंगे। अगर आप पृथ्वी तत्व प्रधान हैं, अर्थियल एलिमेंट वाले हैं, तो अर्थियल एलिमेंट वाले मेहनती भी होते हैं, एकाग्र भी होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं। तो अगर आप पृथ्वी तत्व के व्यक्ति हैं तो भी आपकी एकाग्रता बढ़िया होगी। अगर कुंडली में चंद्रमा मजबूत होगा तब तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको। अगर चंद्रमा अच्छा है तो मन मजबूत है, और अगर मन मजबूत है तो मन से जुड़ा हुआ हर काम आप कर पाएंगे, अपने मन को ज्यादा बेहतर एकाग्र कर पाएंगे। जब केंद्र स्थान में मजबूत बृहस्पति बैठा हो आपके, तो बृहस्पति केंद्र में बैठ करके आपके मन को, आपकी सोच को, आपके शरीर को मजबूत कर देता है।
और अगर बृहस्पति केंद्र में मजबूत स्थिति में बैठा होगा तो आप चाहें या ना चाहें, जब भी आप काम करने जाएंगे आपका मन कंसंट्रेट हो जाएगा। अगर आपके जन्म का मूलांक 1 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, 1, 5, 7 या 9 हो, तो ऐसे लोगों का कंसंट्रेशन भी सामान्यतः अच्छा होता है। खास तौर से 1 और 9 वालों की एकाग्रता नॉर्मली अच्छी मानी जाती है। हमेशा इस बात को समझिए कि कुंडली में जो अग्नि का इलाका है, दिन का जो इलाका है, यानी 9, 10 और 11 हाउस, नवम, दशम और एकादश भाव, ये आपके इफर्ट को बताते हैं, ये आपके प्रयास को बताते हैं। और अगर ये मजबूत होते हैं तो आप प्रयास इतना ज्यादा करते हैं, मेहनत इतनी ज्यादा करते हैं कि अपनी चीजों को आप रास्ते पर ले आते हैं। तो कौन कौन से अंक वाले हैं जिनको समस्या नहीं होती कंसंट्रेट करने में, ये पंडित जी ने समझाया। और कब ऐसी स्थितियां होती है कि आपका कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी होती है, ये भी हमने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हुए अगली 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी से पूछ लेते हैं। और अगली 3 राशियां हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि। तुला राशि, घर में आपके शुभ कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके घर में इस समय कोई मंगल कार्य होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। संतान पक्ष को सफलता मिलती हुई इस समय आपके लिए दिखाई दे रही है। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे, ये संभावना दिख रही है। धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। वाहन और संपत्ति का लाभ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा, मंगलकारी होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, नौकरी में ट्रांसफर का योग दिखाई दे रहा है इस समय। रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी हल होने वाली हैं और मानसिक चिंताएं इस समय आपकी समाप्त होंगी। आप मन से ज्यादा बेहतर महसूस कर पाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, राशियों के बारे में तो पंडित जी बता ही रहे हैं। आप लोगों का दिन कैसा बीतेगा, आपका भाग्यफल क्या है, ये हमने जाना। आखिरी 3 राशि मकर, कुंभ और मीन के बारे में भी आपसे कुछ ही देर में हम पंडित जी से पूछेंगे। लेकिन उससे पहले आ जाते हैं आज के हमारे अगले ईमेल पर। देखते हैं ये सवाल हमें किसने भेजा है। पंडित जी, अगला जो प्रश्न है वो कमल कृष्ण जी ने हमें भेजा है। हिमाचल प्रदेश से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 7 दिसंबर 1987, 1987। जन्म का समय है 2:46 दोपहर को। जन्म स्थान है हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। ये कह रहे हैं कि प्रयास कर रहा हूं लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है। नौकरी कब मिलेगी? क्या मेरा विवाह होगा या नहीं होगा? और मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? कमल जी, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है नवंबर 2023 तक। सबसे पहले बता दूं कि नौकरी आपको अभी मिलेगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में आपको नौकरी मिलने की सूचना दिखाई दे रही है
और इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए आपका स्थान परिवर्तन भी जरूर होगा। आपकी कुंडली में विवाह होने में विलंब के संकेत तो हैं, लेकिन विवाह नहीं होगा ऐसी कोई सूचना नहीं है। आपकी शादी जरूर होगी और कुंडली के हिसाब से आपका विवाह जनवरी 2023 से जून 2023 के बीच में संपन्न होगा। स्वास्थ्य को लेकर के आपको अपने लिवर का, अपने डाइजेशन का बहुत ध्यान रखना है और वाहन हमेशा आपको सावधानी से चलाना है, इसका ध्यान बनाए रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? देखिए, एक आप मोती बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के आप जरूर पहन लें। दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय ही 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अगला सवाल अब हम पंडित जी से ले लेते हैं, जो कि एकाग्रता को लेकर ही है। किस तरीके की परेशानी यहाँ पर होती है और कौन से लोगों को होती है कंसंट्रेट करने में, ये हमने जाना पंडित जी से। कब स्थितियाँ अच्छी होती हैं जब आपको कंसंट्रेशन करने में कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, कोई समस्या पैदा नहीं होती। लेकिन अगर आप उनमें से एक है जो कि नहीं कर पाते हैं कंसंट्रेट, तो उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं। पंडित जी, कौन से ऐसे बेहतर उपाय हो सकते हैं जो कि यहाँ पर कंसंट्रेट करने के लिए किए जा सकते हैं? अगर आप अपनी एकाग्रता को, अपने कंसंट्रेशन को बेहतर करना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे? पहला काम ये करिए, सुबह जल्दी सो करके उठिए। बहुत जरूरी है, सुबह जल्दी सो करके उठेंगे, एकाग्रता में आपको फायदा होगा। नहाने के पानी में, स्नान के जल में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाइएगा और सुबह के समय शांति से किसी स्थान पर बैठ करके 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। अपने आहार को शुद्ध रखिए। देखिए, जो आप खाते हैं ना, उससे आपके मन का निर्माण होता है। आप क्या खाते हैं वो आपके मन पर बहुत गहरा असर डालता है। इसलिए आप सात्विक भोजन करेंगे, सादा भोजन करेंगे, शुद्ध आहार करेंगे तो मन को मजबूत रखना आपके लिए आसान होगा। दूध वाली चीजें जरूर खाइए, पनीर खाइए, दही खाइए, दूध पीजिए, इससे भी आपको लाभ होगा। और रात में सोने के पहले 5-10 मिनट तक ध्यान करिए। अगर ध्यान नहीं आता है तो कम से कम 5-10 मिनट तक प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। सोते समय अपना सर या तो साउथ की तरफ रखिए, दक्षिण की तरफ रखिए या तो पूर्व दिशा की तरफ रखिए। इससे भी मन को मजबूत करना, मन को स्वस्थ बनाए रखना आसान होगा और इससे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो एकाग्रता को बेहतर करने के लिए क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, ये पंडित जी ने बताए हैं आपको और आप इन्हें ज़रूर अपनाइएगा, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब आखिरी 3 राशियों पर भी नज़र डाल लेते हैं, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि, मानसिक चिंता इस समय थोड़ी सी परेशानी आपको दे सकती है, मेंटली परेशानी हो सकती है। ऑफिस में बेवजह के तनाव हो सकते हैं और कहना यह है कि धन के लेन देन में इस समय सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होती दिखाई दे रही है। नौकरी में इस समय आपके लिए लाभ के योग बने हुए हैं, लेकिन बेवजह का वहम मत पालिए कि मुझे ये हो रहा है, ये होने वाला है। ये बेवजह की चिंता मत करिए। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा नारंगी
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में सफलता के संकेत आपके लिए दिख रहे हैं। रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे। धन की तमाम समस्याएं आपकी हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। हनुमान जी को अगर 2 पत्ते तुलसी के आप अर्पित करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, सभी राशियों के बारे में यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है और किस तरीके से भाग्य आप लोगों का साथ देगा ये भी हमने जान लिया है। अब आते हैं आज के हमारे अगले ईमेल पर। देखते हैं आज का जो आखिरी ईमेल है वो हम किसका लेने वाले हैं पंडित जी। आज का जो आखिरी प्रश्न है वो दीपक बिष्ट जी ने हमें लिखा है। हल्द्वानी से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 10 जनवरी 1984। जन्म का समय है 5:12 सवेरे और जन्म का स्थान है अल्मोड़ा, उत्तराखंड। ये लिख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से बेरोजगार हूं। आगे के करियर की स्थिति कैसी रहने वाली है, मेरा विवाह कब होगा और धन की स्थिति कैसी रहेगी। दीपक जी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा आपकी शुक्र की है और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है फरवरी 2024 तक। पहले तो बता दूं कि ये कुंडली व्यवसाय वाली है। अभी तो आपको छोटी सी एक नौकरी लगभग जनवरी फरवरी के महीने में मिलेगी, लेकिन आप आगे के लिए कोशिश करें व्यवसाय में जाने के लिए, क्योंकि ये कुंडली व्यवसाय के लिए ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात यह है कि 2023 के अंत में या 2024 के आरंभ में आपका विवाह होगा और विवाह होने के बाद आप जीवन में ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। तीसरी बात यह है कि धन की स्थिति इस कुंडली में अभी सामान्य है। जनवरी 2023 से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। आप 2-3 उपाय करिए। सबसे पहले आप एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहन लें। दूसरा काम करें, रोज सुबह 1 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और तीसरा काम करें, हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आपकी मुश्किलें निश्चित रूप से हल हो जाएंगी। तो चलिए, आप लोगों के सवाल आज यहीं पर समाप्त होते हैं, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे और कल फिर से और दर्शकों के सवाल हम यहां पर लेंगे और उनके जवाब पंडित जी आपको देंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि कैसे आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। आप लिख भेजिए अपने सवाल इस ईमेल आईडी पे जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़े उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं, क्योंकि 6 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी भी है। तो पंडित जी, परिवर्तनी एकादशी का महत्व क्या है, हमारे दर्शक यहाँ पर जानना चाहते हैं। बिल्कुल, जैसा कि रेखा ने कहा कि 6 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी है। क्या होती है परिवर्तनी एकादशी और इसका महत्व क्या है? देखिए, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसको पद्मा एकादशी और जयंती एकादशी भी कहा जाता है। तो आप नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कहीं पर पद्मा एकादशी लिखा है या जयंती एकादशी लिखा है तो वो परिवर्तनी एकादशी ही है। इस एकादशी का अगर आप व्रत करते हैं, इस एकादशी पर उपवास रखते हैं, पूजा उपासना करते हैं, तो जाने अनजाने किए गए सारे पाप आपके नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भौतिक संपन्नता मिलती है, यानी भौतिक जीवन बेहतर होता है और परलोक में व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब देखिए, परिवर्तनी एकादशी जब आती है उस समय गणेश महोत्सव भी चल रहा होता है। इसीलिए इस व्रत पर अगर आप पूजा उपासना करते हैं तो भगवान गणेश और भगवान विष्णु दोनों की कृपा आपको मिल जाती है।
इस एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु का एक विशेष अवतार हुआ था, वामन अवतार, उनकी पूजा परिवर्तनी एकादशी पर होती है। अगर आपको संतान का सुख चाहिए या आपको धन की प्राप्ति करनी है तो आप परिवर्तनी एकादशी पर व्रत रखिए, वो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और जैसा पहले भी बताया कि अगर आप इस एकादशी का उपवास रख करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, भगवान गणेश की पूजा करते हैं, तो उससे आपके पापों का क्षय होता है, पापों का नाश मिलता है और निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। तो ये एकादशी पापों के नाश के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, विद्या बुद्धि के लिए और धन प्राप्ति के लिए बड़ी कल्याणकारी है। तो उम्मीद यही करेंगे कि 6 सितंबर को हम सब परिवर्तनी एकादशी का पालन जरूर करेंगे। तो परिवर्तनी एकादशी के बारे में भी पंडित जी से हमने समझ लिया है और आगे बढ़ते हुए 6 सितंबर को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके बारे में भी जान लेते हैं कैसा बीतेगा पंडित जी उनका साल। जिन लोगों का जन्मदिन 6 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, परिवार और संतान की चिंताएं दूर होंगी, संपत्ति और वाहन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य की समस्याएं भी दूर होंगी, यानी जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर अगर माता लक्ष्मी की आप उपासना करें, श्री सूक्तम का पाठ करें या उनके मंत्रों का जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को दूर करने का। और पंडित जी, जिज्ञासा यह है कि क्या मन्नत मानने के बाद उसे पूरा ना करे तो क्या पाप लगता है? देखिए, आपने कोई मन्नत मानी कि भाई मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं भगवान के यहाँ प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं ये दान करूंगा, मैं वो पुण्य करूंगा, ऐसा लोग प्रॉमिस करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, इसको कहते हैं मन्नत मानना। तो अगर मन्नत आपने मानी, आपका काम हो गया, उसके बाद आपने मन्नत पूरी नहीं की तो क्या आपको पाप लगेगा? देखिए, व्यक्ति जो मन्नत मांगता है वो अपनी इच्छा से मांगता है ताकि उसका काम बन जाए। इसका भगवान की कृपा से कोई लेना देना नहीं है। वो आपकी अपनी सोच है कि आप मन्नत मांगेंगे तो भगवान करेंगे। भगवान वैसे भी कृपा करते हैं, आप मन्नत मानेंगे तो भी करेंगे कृपा, नहीं मानेंगे तो भी कृपा करेंगे। और अगर किसी कारण से आप अपनी मन्नत पूरी नहीं कर पाते तो भगवान नाराज नहीं होते और कोई पाप नहीं लगता। भगवान अकाउंट लेकर के ऊपर नहीं बैठे हैं कि भैया इसने मेरी मन्नत नहीं पूरी की, इसको दंड दो। भगवान एक ही काम करते हैं निरंतर, और वो है उनकी कृपा और उनकी करुणा। इसलिए आप मन्नत नहीं भी पूरी करते तो उसको लेके मन में तनाव मत पालिए, इससे कोई पाप नहीं लगता, इससे कोई भी भगवान नाराज नहीं होते हैं। और चलिए, जिज्ञासा तो पंडित जी ने यहाँ पर हमारी दूर कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं, शुभ पहर 6 सितंबर का पंडित जी से जान लेते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 6 सितंबर 2022, दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान जी को लड्डू चढ़ाइए, 1 चढ़ाइए, 20 चढ़ाइए, जितना संभव चढ़ाइए। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए और उनसे प्रार्थना करिए। कर्ज संबंधी जो आपकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे, यानी 6 सितंबर मंगलवार को शुभ पहर में करिएगा, शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और वक्त हो गया है गुड लक राशि का। तो आज जानते हैं पंडित जी से कौन सी राशि के बारे में हमें कौन सी खास बात बताने वाले हैं।
अब हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशियों के संतान पक्ष के बारे में। आज जिस राशि के बारे में बताएंगे, आज की जो गुड लक राशि है वो है वृषभ राशि। इनको सामान्यतः संतान विलंब से होती है और कम होती है। आमतौर पर वृषभ वालों को एक संतान या बहुत हुआ तो 2 संतान आप देख सकते हैं, नहीं तो ज्यादातर एक ही संतान होती है। संतान इनकी सेवा तो बहुत करती है, संतान का सुख भी मिलता है, लेकिन इनका विचार अपनी संतान के साथ कभी नहीं मिलता। तो अगर आपकी राशि वृषभ है और आप संतान पक्ष की उन्नति चाहते हैं, संतान पक्ष से सफलता चाहते हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से करिए। संतान पक्ष से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, जो भी चिंताएं हैं, वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। और चलिए, कार्यक्रम के आखिर में अब हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो चलिए जान लेते हैं आज का क्या है महा उपाय। पंडित जी जी, आप पूजा करने बैठते हैं, आपका मन भटकने लगता है, दुनिया भर के विचार आने लगते हैं, पूजा में मन आपका एकाग्र नहीं होता। पूजा में एकाग्रता कैसे लाएं? देखिए, पूजा में एकाग्रता लाने के लिए पहले जब आप पूजा स्थान पर बैठते हैं तो कुछ भी करने के पहले प्रार्थना करिए। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि मैं आपकी पूजा करने जा रहा हूं, मुझे पूजा करने की अनुमति दीजिए और मेरे मन को एकाग्र करिए। इसके बाद जब आप पूजा करेंगे तो आपका मन पूजा में एकाग्र होगा। याद रखिए, ईश्वर की पूजा भी उनकी इच्छा के बिना आप नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले ही उनसे प्रार्थना कर लीजिएगा। उसके बाद आप पूजा करेंगे तो आपका मन ज्यादा एकाग्र हो पाएगा। इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ एकाग्रता की समस्या किस तरीके से पैदा होती है वो बताने के लिए और उसे दूर करने के उपाय बताने के लिए भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत। अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।